हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ टेंस सीरीज को लेकर के। जैसा कि हम लोग पीछे भी टेंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछली वीडियो में, तो आज की वीडियो में हम लोग टेंस सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि हम पिछली वाली वीडियोज में हम लोगों ने सीख रखा है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। तो आज हमें टेंस सीरीज में फ्यूचर टेंस को आगे बढ़ाना है। तो फ्यूचर मतलब टेंस में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है। जैसे कि इसमें हमें बहुत सारी बातें करनी है, पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और साथ साथ इसमें वर्ब कौन से लगाई जाती है। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिखा दिया जाएगा, वो भी कम समय में सिखाया जाएगा ताकि बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो जाएं। तो चलिए देखिए, बिना देर करते हुए हम यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने सब कुछ पहले से ही लिख रखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य और इंडेफिनिट का अनिश्चित है, टेंस का काल है। अगर हम टोटल बातें करें तो ये हो जाएगा भविष्य अनिश्चित काल हो जाएगा। वैसे तो फ्यूचर खुद ही अपने आप में अनिश्चित होता है, क्योंकि फ्यूचर को कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर में भी बात की जाएगी वो एक अनिश्चित होगा, वहाँ पे कोई भी निश्चितता नहीं होगी। जैसे कि इंडेफिनिट का सेंस है अनिश्चित। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि किसी भी टेंस के लिए सबसे पहले अगर आवश्यकता है तो वो उसकी पहचान है कि हम कैसे टेंस को पहचानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए टेंस की पहचान की बात करते हैं। वैसे जनरली तो ये बात कह दी जाती है कि गागी गे आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्यूचर का कोई भी ऐसा वाक्य बोला जाए, सब मतलब कोई भी वाक्य अगर बोल दिया जाए तो उसमें गा आ जाएगा। तो क्या हर गा वाला सेंटेंस क्या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा? ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस होता है, क्या कुछ उसमें स्पष्टीकरण मिलता है, तो उसे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है पहचान के रूप में। फर्स्ट वर्ड इंग्लिश में रिकग्निशन, इसकी हिंदी होती है पहचान। और यहाँ पे अगर हम पहचान की बात करें तो इस प्रकार है, गा गी गे आएगा अंत में तो गा गी गे ही आएगा। लेकिन देखिए, गा गी गे तथा गा वाला शब्द क्रिया हो। जी हाँ, ये हुई ना परफेक्ट वाली बात कि हर गा आने वाला शब्द हमारा इंडेफिनिट नहीं हो सकता, लेकिन वह वाक मतलब गागी गे तो आए अंत में, लेकिन अगर गा वाला शब्द अगर आपको क्रिया मिल जाए तो आप ये समझ जाएं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, 100% श्योर है। तो चलिए और भी आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, देखिए एच भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब आपका विल और शैल हो जाएगा। यदि और आगे हम बढ़े और बातें करें तो ये मिल जाएगा, देखिए वर्ब। वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहती है? आपके फर्स्ट फॉर्म में रहती है। तो ये हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट की टोटल बातें। इसमें देखिए 3 ही मुख्य बातें हैं, मात्र 3 आपको याद रखें कि यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले क्या होता है आपका गागी ये होता है, मतलब पहचान है, और गा वाला शब्द क्रिया होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब, आपका क्या होगा? विल और शैल है। और फिर बात करें हम वर्ब की तो वो क्या हो जाएगी? वर्ब पहले फॉर्म में नजर आएगी। एक चीज़ और भी मैं साथ साथ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही फ्यूचर टेंस शुरू हो जाता है वैसे सिंगुलर और प्लूरल नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें यूज नहीं होता। तो सिंगुलर प्लूरल का जगह लेने कौन आता है? तो यहाँ पे पर्सन आता है। तो देखते हैं कि पर्सन क्या है और कितने हैं और कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे पर्सन की। ये पर्सन, अब अगर ये हुआ फर्स्ट पर्सन की बात करें तो यहाँ पे ये आएगा आपका आई और वी। अगर हम बात करें यहाँ सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन निकला होता क्या हो जाएगा? यू। अगर हम बात करें थर्ड पर्सन तो ये हो जाएगा आपका ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, एनी नेम। जी हाँ, तो चलिए पर्सन हमने बताया कि मुख्य रूप से मतलब 3 हैं, मतलब 3 ही होते ही हैं।
तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाएगा आई वी, और अगर सेकंड की बात करें तो इकलौता उसमें आएगा यू, और थर्ड की बात करें तो उसमें आएगा ही, सी, इट, दे, और क्या है एनी नेम, मतलब कोई नाम किसी का भी हो, अगर नाम है तो वो थर्ड पर्सन में आएगा। तो ये हो गई हमारे फ्यूचर टेंस के लिए पर्सन की बातें, ठीक है। तो चलिए अब हम सारी बातें, सारे प्रोसेस तैयार कर लिए हैं, तो अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ, देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर हम ट्रांसलेशन करना चाहें तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे। हमने लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो होता है स्वीकारात्मक वाक्य। यदि हम स्वीकारात्मक वाक्य देखें तो यहाँ सबसे पहला हमको मिलेगा वह स्कूल जाएगा, तो बिल्कुल मुझे समझ आएगा, क्योंकि ये अगर गा वाला शब्द लास्ट में मिला है, नहीं किसी भी वाक्य का जो लास्ट शब्द होता है अगर वो गा है और वह गा वाला शब्द अगर क्रिया है तो 100% श्योर है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। अब रही बात सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव तो है ही है, तो आप इसे देखिए वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, ठीक है। अब हमने देखा कि जो ही हमारा है ना वो सब्जेक्ट है। अब हमारा सब्जेक्ट किस पर्सन में मिल रहा है, थर्ड पर्सन में। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब में चला जाए तो ये जो सेल है ये फर्स्ट के साथ आएगा, और ये जो है विल सेकंड के साथ भी आएगा और थर्ड के साथ भी आएगा। तो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, विल लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा काम हो रहा है, जाने का। कौन सा काम हो रहा है, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे GO को। अब देखिए कहाँ जाएगा, यानी ये पूछ रहा है कहाँ जाएगा, तो स्कूल जाएगा। तो ठीक है, जाने दीजिए स्कूल, यहाँ पे लिख दीजिए टू गो, या मतलब गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा। अब हम इसे कंप्लीट पढ़ पाएंगे कि ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, और मुझे समझ आएगा कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये ट्रांसलेशन समझ गए हैं। तो रूल कभी रटना नहीं चाहिए, रूल को समझना चाहिए। अगर एक बार समझ आ गया रूल तो वो लाइफ लॉन्ग हो जाता है, हमेशा के लिए अपना हो जाता है, रटा हुआ तो कभी भी हट जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये लेते हैं रूल। रूल तो हमने लिखा ही है। सबसे पहले देखिए रूल बनाने में क्या करना, जो किया वही लिख देना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है, और सब्जेक्ट के बाद बात आती है इसकी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी ये हो गया आपका सेल, और ये हो गया अपनी सेकेंड एंड थर्ड, ये हो गया आपका विल, और दोनों के साथ हम लगा देंगे वर्ब का V1, और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका ETC जी। तो आप इसे देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, यानी रूल आप समझ गए होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आपने समझ लिया। तो चलिए बिना देर के भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और भी आगे बढ़ जाए। तो देखिए, आगे बढ़ाने के लिए, नहीं कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक और एग्जाम्पल लेना है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि बैट बॉल से नहीं, अंग्रेजी के वर्ड से खेलेंगे और रूल से खेलेंगे। तो तैयार रहिए बिल्कुल खेलने के लिए। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो जैसा ये गे आया है तो ये हमें मुझे समझ आया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि गे वाला शब्द अपने आप में क्रिया है, और जब भी गे वाला शब्द अगर क्रिया हुआ तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो अब हमें इसे ट्रांसलेशन करना ही होगा इसका। देखिए, हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ सब्जेक्ट कौन है, हम लोग हैं। तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होगी, वी। अब ये बात देखना है कि ये वी किस पर्सन का है। तो वी वी फर्स्ट पर्सन में आ रहा है। किस पर्सन में आ रहा है, फर्स्ट में ना। तो फर्स्ट के साथ हम लोग सेल लगाते हैं, इतना तो याद होगा ही। तो चलिए यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, सेल। अब सेल की बात अगर बात करें तो क्या करना है, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, और खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है। तो यहाँ लिख देंगे PLAY, प्ले। अब बात है कि वी सेल प्ले, हम खेलेंगे, क्या खेलेंगे, तो आंसर मिल रहा है क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे क्रिकेट, CRICKET।
बिल्कुल आप सही समझ पा रहे होंगे। देखिए हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बोलेंगे वी शैल प्ले क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी क्लियर होने की खुशी में और समझ आने की खुशी में अब हम अगला सेंटेंस पढ़ने के लिए तैयार हैं, और अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव। तो जी बिल्कुल, अगर आप इंट्रोगेटिव को सीखना चाहते हैं तो बने रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे खास बात तो ये है कि मैं अफर्मेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा मात्र एक शब्द के परिवर्तन से। तो चलिए देखते हैं कि वो एक शब्द कौन सा है जो परिवर्तित कर देंगे, जिसके परिवर्तन से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो बने रहिए उस बदलाव को देखने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अपना बनाने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए जी हाँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी हिंदी में बोला जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या एक छोटा सा परिवर्तन है। तो यहाँ आप पढ़ पा रहे हैं कि क्या वह स्कूल जाएगा, मुझे समझ में आएगा, क्या आएगा, छोटा सा परिवर्तन। देखिए अगर यहाँ पे क्या को मैं हाइड कर लूँ तो आप देख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे वह स्कूल जाएगा। तो इतना तो समझ आएगा कि ये अभी अभी हमने सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, वह स्कूल जाएगा। अंग्रेजी में बोला जाएगा ही विल गो टू स्कूल। तो मैं कह रहा हूँ जब यहाँ से इतना ही हिंदी वाक्य है वह स्कूल जाएगा, यहाँ भी है वह स्कूल जाएगा, अंग्रेजी तो टोटल मिल गई ना, तो उतना ही आप क्या कर लो, लिख लो यहाँ पे ही विल गो टू स्कूल। ठीक है, अभी हमने इस तरह से ऐसे इसलिए लिखा है, बस परिवर्तन से सिखाना है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो देखिए हिंदी वाक्य में क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, अरे क्या ही तो जुड़ा है, इतना क्या सोचना। तो क्या जुड़ा, तो अंग्रेजी वाक्य में क्या होना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखिए, मतलब अगर हिंदी में क्या जुड़ जाए ना तो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बस इतना ही सा काम है, इतना ही तो परिवर्तन है। यानी हिंदी में क्या अगर पहले, तो अंग्रेजी वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहेगा, पहले। तो देखिए ये रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसको कहाँ उठा करके ला देंगे, कह देंगे भैया क्या आया हिंदी में, चलो तुम उसके स्वागत में पहले। तो ये आ गया आपके क्या का स्वागत करने। तो जब ये क्या के स्वागत में पहले आया है तो अपना स्थान तो छोड़ेगा तभी न। तो इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए, यानी हटा दीजिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के तैयार होता है, पढ़ के सुना दीजिए। क्या वह स्कूल जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा विल ही गो टू स्कूल। तो बिल्कुल आपने बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सीख गए हैं। तो बिना देर किए हुए अब हम लोग रूल भी बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल में हमने हेल्पिंग वर्ब ही तो लिया, तो इसलिए यहाँ शैल, और दूसरे नंबर पे हम लिख देते हैं विल। अब इन दोनों के बाद आपका आ जाएगा, ये आएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका थर्ड। यानी कि फर्स्ट पर्सन आया तो शैल, सेकेंड और थर्ड आया तो विल। अब इन दोनों के बाद क्या हो जाएगा आपका ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेने वाले हैं वर्ब, और वर्ब के बाद यानी वर्ब पहले फॉर्म में होगा, वर्ब के बाद आता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ETC। अब ये नियम यदि आपके पास है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके लिए खास है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए इसी समझ को और मजबूत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल और हमारे पास है, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। जी हाँ खेलेंगे, लेकिन बैट बॉल से नहीं, अंग्रेजी के वर्ड से खेलना है और अंग्रेजी के रूल से खेलना है। तो चलिए देखिए, अगर ये क्या मैं न पढ़ूं
तो ये मुझे मिलेगा हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, और इतना पढ़ते ही मुझे समझ आएगा कि यहाँ मिला है हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो इस वाले यानी अफर्मेटिव वाक्य हुआ ना ये ऊपर देखिए। तो इसमें हम क्या जोड़ दे रहे हैं, सिर्फ क्या जोड़ रहे हैं। तो इससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो इसकी अंग्रेजी इतना तो बोलेंगे ना, वी शैल प्ले क्रिकेट। तो फिर काहे को सोचना, पहले उतना ही लिख लेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। देखिए इतना रहने दीजिए। अब देखिए कि आपका ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस था आप उसमें क्या लगाए हैं, हिंदी में क्या जोड़े हैं ना। तो जब हिंदी वाक्य में क्या जुड़ता है तो वह एक बात बताता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है अंग्रेजी वाक्य में। तो चलिए देखिए हेल्पिंग वर्ब ये पहले आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल है। इसी शैल को क्या कर देंगे, सीधे आगे लेकर आ जाएंगे। अब आगे लाएंगे यानी सबसे पहले रख देंगे। जब पहले रखेंगे तो यहाँ से हटाएंगे ही हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा हिंदी में क्या है, तो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहाँ खींच लेना है पहले। और पढ़ के सुना दीजिए, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। जी बिल्कुल खेलेंगे, बस फर्क इतना होगा कि अंग्रेजी वर्ड और रूल से खेलेंगे। चलिए देखिए, अब मुझे उम्मीद है कि ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। लेकिन एक और भी थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम बढ़ा देता है वो वाला वाक्य, जिस वाले वाक्य में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाता है बीच में। तो चलिए, मैं हूँ ना, वो भी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाएगा, वो भी आपकी समस्या नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आपको इंट्रोगेटिव बनाना सेंटेंस आ गया है। तो चलिए देखते हैं उसको में क्या होता है। जैसे ये कह रहा है तुम दिल्ली कब जाओगे, इसने क्या पूछ दिया कि तुम दिल्ली कब जाओगे। तो किस बात का डरना, जैसे ही बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आए उसको ऐसे गोला बना दीजिए। क्या बना दीजिए, गोला। और उसको मत पढ़िए, जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़िए। तुम दिल्ली जाओगे, यानी ये आपका कैसा है, एकदम अफर्मेटिव है ना। चलो इसको अफर्मेटिव ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये अच्छा सॉरी ट्रांसलेशन मतलब अफर्मेटिव है। तो इसको प्रश्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हम क्या जोड़ देंगे, क्या तुम दिल्ली जाओगे, प्रश्न हो गया। तो जैसे ही क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है यहाँ पे, विल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है यू। सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब ये कह रहा है जाओगे, तो जाने की अंग्रेजी क्या होगी, जाने की अंग्रेजी हो जाएगी गो। कहाँ जाने की बात कर रहा है, दिल्ली, तो इसको लिख देंगे दिल्ली, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा ही देंगे हम। अब जी चलिए मिला लेते हैं क्या कि हमने सभी अंग्रेजी बना लिया है। क्या 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 के लिए हमने विल लिया, तुम की अंग्रेजी यू है, अब जाने की अंग्रेजी गो है, दिल्ली की तो दिल्ली है। लेकिन एक शब्द छूट गया, वो कौन सा छूट रहा है, गोला वाला। गोले में क्या है, कब, और गोला हमसे बोला मेरा हक दिला दो, मेरा स्थान दिला दो, अर्थात मुझे पहले लिख कर दिखा दो। क्योंकि जब भी बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आएगा तो एक बात नोट रखिए कि वो हमेशा ही वाक्य के पहले आएगा, यानी वाक्य वहीं से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, जो बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है। तो अब उसकी अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन होती है। तो व्हेन का हक दिला दीजिए, पहले लिख के दिखा दीजिए व्हेन। अब देखिए ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आप हिंदी में टोटल बोल सकते हैं कि तुम कब दिल्ली जाओगे, यानी ये क्या हटा दीजिएगा, ये आपका नहीं रहेगा। तुम दिल्ली कब जाओगे, इंग्लिश में बोल पाओगे व्हेन विल यू गो टू दिल्ली। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। जैसे कि इसमें आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया और साथ साथ आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीख लिया। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जस्ट इसके तुरंत बाद में आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रो निगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड, जस्ट भी जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के
अब हम थर्ड वाले सेंटेंस की बात करेंगे। जो थर्ड नंबर पे आता है उसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। तो आप बने रहिए वीडियो में विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको सीखते हैं और एक बेहद आसान तरीके से सीखेंगे। तो बिल्कुल नहीं होना है परेशान, बने रहिए इसमें। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास आपके लिए यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक। यानी नकारात्मक वाक्य की बात करें तो बीच में नहीं आना चाहिए और मतलब निषेध प्रकट करना चाहिए, मना करने जैसी बातें होती हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि वह स्कूल नहीं जाएगा। सीधे सीधे मुझे समझ आ गया कि ये गा है और गा वाला शब्द अगर क्रिया है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये तो टेंस हुआ। लेकिन अगर नहीं शब्द आया तो निगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, सब पहचान कर लिया तो अंग्रेजी भी बना लो, क्या करना है। तो अंग्रेजी में क्या देखा गया, वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? विल लेते हैं, विल। और जो नॉट की बात करें, नहीं, नहीं के लिए क्या, देखिए अगर हिंदी वाक्य में नहीं है तो अंग्रेजी वाले वाक्य में नॉट। सही है, तो फिर सोचना है किस बात का, नॉट तो लिखना ही है। लेकिन नॉट लिखेंगे कहाँ, ये भी समझना जरूरी है। तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा। कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, इसी के तुरंत बाद लिख देंगे नॉट। अब बात आएगी काम की। कौन सा काम हो रहा भैया? जाएगा। तो मुझे समझ आएगा कि जाने की अंग्रेजी GO गो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देने वाले हैं? गो। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? टू। अब कहाँ जाने की बात कर रहा है? स्कूल। तो सीधे सीधे यहाँ पे आप कर दीजिए स्कूल। जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप समझ पाए, देखिए पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बन के तैयार। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। ये मुझे समझ आएगा कि सही ट्रांसलेशन हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं कि हम रूल बना लेते हैं। रूल बहुत ज़रूरी है, तो रूल हम रटेंगे नहीं, बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया हुआ है? सब्जेक्ट। और इसके बाद आपने लिया देखिए फर्स्ट पर्सन, और ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप लेने वाले हैं सेल, और सेकंड के साथ आप लेने वाले हैं विल। अब दोनों के साथ आप लेंगे वर्ब का फर्स्ट, इसके बाद आप लेंगे नॉट, और नॉट के बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप कुछ भी ला सकते हैं, अर्थात उसे ETC में जोड़ सकते हैं। किस में जोड़ सकते हैं? ETC में। तो जी दोस्तों, अगर ये वाला रूल अगर आपके पास है तो ये निगेटिव सेंटेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना। तो चलिए, अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये बनाना आ गया है। उस उम्मीद को और भी मजबूत करने के लिए, उस विश्वास को और भी बढ़ाने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल अगला है, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये समझ में आएगा कि अगर खेलेंगे है, गा वाला शब्द है, क्रिया है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और नहीं है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और ये वी हमारा सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, जिसके कारण हमें सेल लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब सेल। अब अगर बात करें वर्ब की, तो वर्ब कौन सी होगी? खेलना। तो इसके बाद देखिए सेल हो गया यहाँ से, इसके बाद हमें मिल जाएगा नॉट। नहीं के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? नॉट। अब बात करेंगे वर्ब की, तो वर्ब कौन सी है? खेलना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? एकदम बिल्कुल PLAY, प्ले। और खेलने की जो बात हो रही है तो वो पूछ रहा है भाई क्या खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा? तो क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा CRICKET, क्या हो जाएगा? क्रिकेट। तो जी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पे वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, अर्थात हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये ट्रांसलेट सही बोलेंगे, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग और आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप और आगे बढ़ करके सीखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट और फाइनल स्टेप होगा वो होगा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस।
तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल हो जाएं तैयार, क्योंकि उसमें करना है बस छोटा सा परिवर्तन, और उस छोटे से परिवर्तन से आप देख पाएंगे, सीख पाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में बनाना। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो यदि हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है हमारे सामने, तो वो कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस के एक छोटे से परिवर्तन से। तो बिल्कुल बने रहिए और सीखते हैं इस बात को। तो चलिए पढ़ के दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा। अरे ये तो मुझे बिल्कुल समझ आएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा। अगर क्या को मैं न दिखाऊं और मैं कह दूं पढ़ो, तो ये क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा। आप यहाँ देख पाएंगे कि वह स्कूल नहीं जाएगा, जिसकी अंग्रेजी आपने पूरा का पूरा बनाया हुआ है। तो इसको लिख लीजिए, क्या को मत दिखाइए। ही विल नॉट गो टू, और फिर क्या, स्कूल। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है कि वह स्कूल नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल बोला जाएगा। अब मैं हाथ हटाता हूँ तो एक बात समझ में आ गई। देखो भैया, हिंदी में उसने क्या जोड़ लिया, क्या जोड़ लिया, क्या कर लिया है, क्या जोड़ लिया है। तो घबराओ मत, अंग्रेजी में भी हम कुछ कर देंगे और हमारा बन जाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, इसने जोड़ा है और हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, देखिए, ये क्या जब भी आता है तो ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब मांगता है कि मुझे अंग्रेजी वाले वाक्य में क्या चाहिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो चलो ढूंढो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ये जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यही है, यानी विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अभी इसका स्थान यहाँ है, यानी कि हिंदी में क्या है, तो क्या के नीचे क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो सिस्टम सेट कर दो ना, बिल्कुल। यानी यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ ला देंगे, मतलब सीधे सीधे यहाँ लिख दिया जाएगा विल। जब भैया विल यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ से तो हटा दीजिए। अब हटा देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार। आप इसे पढ़ के सुना सकते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, अंग्रेजी में बोला जाएगा विल ही नॉट गो टू स्कूल। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो उसी उम्मीद को कायम रखने के लिए चलिए रूल बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ रूल में सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिया होगा शैल, और दूसरे नंबर वाला विल, और दोनों के साथ, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। यहाँ देखा जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने लिया है NOT। अब NOT लिया हुआ है, प्लस देखा जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया हुआ है, और इस फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने ETC लिया है। तो जी दोस्तों, ये रूल आपका बन के हो गया बिल्कुल तैयार, और आपको समझ आ गया होगा पूरे अच्छे ढंग से। तो उस समझ को एकदम मजबूत बनाने के लिए, उस विश्वास को एकदम से सॉलिड बनाने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर ये क्या है और बीच में नहीं है, तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि ये इंट्रोनेगेटिव। जी फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे पास ये एग्जांपल है नेक्स्ट वाला, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो बिल्कुल हम इसे समझ पाएंगे कि यह देखिए क्या लगा है और नहीं शब्द आया है, तो ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हुआ है। बट अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या मत ना पढ़ें, तो ये आपका हो जाएगा हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये समझ आएगा कि ये अभी अभी हमने तो नेगेटिव में सीखा है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी अंग्रेजी है, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसको टोटल का टोटल यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट।
अब ये हो गया, तो ये समझ में आ रहा है कि हिंदी वाले वाक्य में इसने क्या जोड़ दिया है, क्या जोड़ा है। तो जब भी हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो वो एक बात बताता है, वो बात ये होती है कि अंग्रेजी वाले वाक्य में उसे हेल्पिंग वर्ब पहले लाना पड़ता है ट्रांसलेशन के दौरान। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। वो कौन सा है, शैल, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या के ठीक नीचे होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से उठा करके इसको यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका शैल, ये चला जाएगा आगे शैल। अब जब शैल यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ से हट जाएगा, और हट जाएगा तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोनिगेटिव। आप पढ़ के सुना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसकी अंग्रेजी बोल के दिखा सकते हैं, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने बनाया है कि यदि किसी भी निगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाए तो आप अंग्रेजी वाले वाक्य से हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लीजिए, आपका इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान भाषा में आप समझ गए हैं। तो एक और आपके लिए थोड़ा मुश्किल क्रिएट करता है लेकिन होता नहीं है, क्रिएट करता है लेकिन होता नहीं है, वो वाला वाक्य है बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाता है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस बात को समझने के लिए वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल मैं आसान तरीके से बनाने वाला हूँ। तो देखिए जैसे नेक्स्ट मेरे पास है कि तुम दिल्ली क्यों नहीं जाओगे, तो यहाँ प्रश्न जो है यानी प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो बीच में आ गया, तो बीच में आ गया, इसे आप पैसे गोला बना दीजिए और उसे मत पढ़िए। लेकिन देखिए पढ़िए, तुम दिल्ली नहीं जाओगे, प्रश्नवाचक शब्द को छोड़ दीजिए, तुम दिल्ली नहीं जाओगे। अब आपको क्या लगा करके प्रश्न बनाने तो आ ही गया है, तो क्या लगा दीजिए यहाँ पे। और क्या से घबराइएगा मत, इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, इससे आपकी मदद होने वाली है, हेल्प मिलेगा आपको। तो जैसे देखा जाए क्या अगर पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो यहाँ पे विल हो जाएगा। अब विल के बाद हमारा सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। और यहाँ इसके बाद हम देख रहे हैं कि देखिए क्या के नीचे हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट हुआ, तो उसी तरह से हमने सब्जेक्ट लिया और सब्जेक्ट के बाद नाट है तो हम भी क्या ले लेंगे, नाट ले लेंगे, NOT। अब बात आ रही है जाने की, तो जाने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, गो। क्या लिखेंगे, गो। विल यू नॉट गो, क्या तुम नहीं जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, दिल्ली। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा आपका दिल्ली। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक बन गया, विल यू नॉट गो दिल्ली, क्या तुम दिल्ली नहीं जाओगे। अब इसमें चलिए मिलाते हैं, क्या सभी अंग्रेजी हमने लिखा है, तो क्या के लिए विल है, तुम का यू है, नहीं का नॉट है, जाने का गो है, दिल्ली का दिल्ली है। जी एक शब्द की अंग्रेजी छूट गई है जो अभी गोले में है, और गोले में जो अंग्रेजी मतलब हिंदी वाक्य है, हिंदी शब्द है गोले में, वो है क्यों। तो एक चीज़ याद रखिए, गोला हमसे बोला कि मेरा हक दिला दो, मेरा स्थान दिला दो, तो वो उसका स्थान कहाँ होता है, यानी जब भी बीच में कि कब क्यों कहाँ कैसे आता है, तो वो उसकी अंग्रेजी वाले वाक्य में सबसे पहले होती है। इसीलिए तो गोला बोल रहा है कि मेरा हक दिला दो, मतलब मुझे पहले लिखो। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि अंग्रेजी वाई, और वाई को हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया वाई। अब हम इसे पढ़ के सुना सकते हैं, ये क्या हट जाएगा आपका, देखिए टोटल का टोटल पढ़ के सुनाएंगे, ये गोला भी आप हटा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप कंप्लीट पढ़िए, तुम दिल्ली क्यों नहीं जाओगे, अंग्रेजी में आप बोल पाओगे वाई विल यू नॉट गो टू दिल्ली। तो उम्मीद है मुझे कि आपको यह सेंटेंस पूरी तरह से समझ आ गया होगा, और साथ ही साथ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि वीडियो समझ में आती है, या मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो आप फील कर पाते हो गुड बैड या जैसा भी आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो चीज़ कमेंट में डील करना ना भूलें, अर्थात कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। बाकी वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहेंगे,
इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो आप सीरीज को कंप्लीट देखेंगे। और इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।